हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट को कंप्लीट करेंगे। बड़े ही सरल तरीके से हम समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं। ये जो आप इमेजेस में आप देख रहे हैं, क्या आपने ऐसा देखा है? कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने समाज में, अपने नेबरहुड में आपने ऐसा देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है। जो एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या आपको लगता है कि कोई बायोलॉजी के बेस पे है? जो लड़की और लड़कों के बीच का जो अंतर है बायोलॉजिकल बेस्ड पे, क्या उसके वजह से है? ऐसा नहीं है। ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, इसका बेसिस है सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। हम ये बिलीव रखते हैं, लड़कों को हम इस तरह से ब्रिंग अप करते हैं, उनको बड़ा करते हैं कि ये भाई ये बने ही हैं घर के बाहर का काम करने के लिए। ये जॉब करेंगे, ये मार्केटिंग करेंगे, ये हमें सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। और लड़कियों को इस तरह से रेज किया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है इस सोच के साथ कि इनका काम तो डोमेस्टिक वर्क है, घर के भीतर का जो काम है, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, टेलरिंग है, बच्चों का देखभाल करना है, ये इनका काम है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है और इसी से हम अपने माइंडसेट में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, अपने समाज में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं कि लड़की है, इसका काम ये है। इनफैक्ट हम कलर बेसिस पे भी डिवीजन कर लेते हैं। पिंक कलर है तो लड़कियों का कलर है। लड़के पिंक कलर का सामान खरीदने से कतराते हैं, अरे मुझे लोग क्या बोलेंगे कि तुम लड़की जैसा बिहेव कर रहे हो, तुम लड़कियों को पसंद रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टीरियोटाइप। तो इस स्टीरियोटाइप में अगर आप देखिएगा कि घर के भीतर का काम जैसे कुकिंग करना है, ठीक है, खाना परोसना है, ये सब काम तो किसका है? औरतों का। परंतु ये आप अभी इमेज में क्या देख रहे हैं? टेलरिंग का काम तो लड़के भी कर रहे हैं, सेफ का काम तो लड़के भी कर रहे हैं। कुल मिला के आप समझिए कि अगर जो लड़कियों के लिए जो सोचा जा रहा था, जो सोचा जाता है, अगर उसमें अच्छा पैसा का इनकम है, पैसा मिल रहा है, तो वो लड़कों ने पकड़ लिया, वो मर्दों ने पकड़ लिया, ठीक है। तो हमारा स्टीरियोटाइप से अलग जाके जहां पे देखा फायदा है, मर्दों का फायदा है, लड़कों का फायदा, उन काम को करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? कुल मिला के ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके वजह से क्या हुआ? एक तरफ तो आप स्टीरियोटाइप बना के ऐसे लड़कों और लड़कियों को रेज कर रहे हैं इस सोच के साथ, और जहां पे पैसा कमाने की बात हो रही है, जहां पे इनकम है, सॉलिड इनकम है, हर मंथली इनकम है, जहां वेज मिलता है, वहां पे मर्दों का दबदबा हो गया। तो इससे क्या हुआ? अगर आप सोचिए तो कुल मिला के पूरी दुनिया में तो आधी आबादी तो औरतों की ही है, 50%, ठीक है। बट अगर पब्लिक लाइफ में उनका रोल देखिए तो बहुत ही कम है, ठीक है। पॉलिटिक्स में अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, इन कंट्रीज़ को अगर आप छोड़ दें तो पॉलिटिक्स में जो वीमेन का जो रोल है ना, बहुत ही कम है, ठीक है। खास करके अपने कंट्री में तो रियली ही बहुत कम है, ठीक है। अगर आप दुनिया भर की बात करें तो औरतों ने कितने स्ट्रगल के बाद कम से कम अपना मतदान देने के अधिकार को प्राप्त किया, राइट टू वोट उनको मिला। बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी उनको। बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, इनमें औरतों का बराबर का पार्टिसिपेशन रहा है, बड़े जोश से पार्टिसिपेट करते रहे, परंतु अंत में उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा कितना चीज़ें हुआ, कितना बदलाव आया पॉलिटिक्स में, समाज में, देश का जो पॉलिटिक्स था उसमें कितना बदलाव आया फ्रांस में। बट जो लेडीज़ है ना, उनको तो नहीं दिया गया अधिकार, उनको तो वोट देने का अधिकार तो बहुत बाद में मिला है जाकर। और आप एक इस मामले में समझिए तो हमारा देश बहुत आगे है। हम तो आज़ाद हुए 1947 में, परंतु तभी से औरतों का बराबर अधिकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जेंडर इशू है ना, इसको ना दबा के शुरू से रखा गया है। हालांकि धीरे 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 फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जोड़ पकड़ता रहा, औरतें लोग अपने राइट्स के लिए बोलने लगी, और धीरे 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 पॉलिटिक्स में आ गया। तो अगर मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिर जो जेंडर का टॉपिक है, हम पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस
में हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिविक्स में क्यों पढ़ रहे हैं जेंडर का टॉपिक? क्योंकि अभी हम समझने वाले हैं कि जो जेंडर का इशू है ना, वो पॉलिटिक्स में कैसे आया है और इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्या ये प्रॉब्लम है जैसे बाकी जो दूसरी चीज़ हैं, जैसे कास्ट का इशू रहता है, रिलीजन का इशू पॉलिटिक्स में रहता है, क्या इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है? सबसे पहले मैं आप सबको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि नो, जो जेंडर इशू है पॉलिटिक्स में, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई इसको नेगेटिव समझते हैं तो आप समझ के देखिए कि आपके घर में भी तो महिला है, आपके घर में भी तो बेटी है, आपकी बहन है ना, आपकी माँ है। सो सबके घर में महिलाएं हैं, तो अगर महिलाओं को कुछ अगर राइट मिलेगा तो आपके घर के महिलाओं को भी तो राइट मिल रहा है, आप ये समझिए। तो इसमें कोई भी हमारे दिमाग में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अगर हम लड़के हैं तो हमें दिमाग में ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे हमें इससे क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं है। आपकी बहन को फ़ायदा होगा, आप ही के माँ को फ़ायदा होगा, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट, ठीक है। सो क्या हुआ कि डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कोने में औरतें लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगी एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर देयर इक्वल राइट, और एजिटेशन उन्होंने चालू किया। बोले भाई हमें भी तो बराबर का अधिकार दो। हम कौन सा बोल रहे हैं कि आप हमसे हमें आपसे ज़्यादा अधिकार दो, मर्दों से ज़्यादा अधिकार दे, तो हमें कम से कम बराबर का अधिकार दो, ठीक है। और ये जो एजिटेशन है ना, ये वीमेन का जो राइट्स है इसको लीगल स्टेटस का डिमांड करने लगे, उनका जो पॉलिटिकल जो राइट्स है उसको इन्हांस करने की बात करने लगे, और उनका एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने की बात करने लगे, ठीक है। रेडिकल वीमेन मूवमेंट भी हुए, रेडिकल वीमेन मूवमेंट, ठीक है। ये सब पर्सनल एंड फैमिली लाइफ दोनों में इक्वलिटी की डिमांड करने लगे, ठीक है। भाई हम बराबर का अधिकार दो, ऐसा नहीं है कि आप मर्द हो तो घर में आप हमें दबा के रखोगे और हम डोमेस्टिक काम करने के लिए बने, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे जो रेडिकल मूवमेंट्स है ना, ये इनका आगे जाके नाम दिया जाने लगा फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड करने लगे फेमिनिज्म का। आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो फेमिनिज्म वॉज नेवर अबाउट हैविंग पावर ओवर मेन, कि हमें मर्द के ऊपर हमें अधिकार प्राप्त करनी है, उनसे ज़्यादा हमें राइट्स रखनी है, इट वॉज नेवर लाइक दैट। बट फेमिनिस्ट जो भी पूरे दुनिया के किसी भी कोने में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उन सब का ये डिमांड है कि हमें बराबर का राइट दीजिए, आप हमें बराबर का दर्जा दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी गर्वान्वित महसूस कर सकें कि हम मानव जाति का ही हिस्सा हैं, और हम लगभग 50% हैं। हम आपके ही बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, ठीक है, हम उनका देखभाल करते हैं, उन्हें बड़ा बनाते हैं, फिर हमें बराबर का दर्जा क्यों नहीं, राइट। तो ये समझिएगा कि इसके वजह से ना पब्लिक लाइफ में ना औरतों को बहुत हेल्प हुआ। जैसे औरतें उभर के आने लगी, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीचर बनने लगी, ठीक है। पहले समझा जाता था कि ये मर्दों का काम है, परंतु धीरे धीरे जो जागरूकता फैली, इसके वजह से जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से ये सब चीज़ें ना अब धीरे धीरे करके औरतों के लिए खुल गई, ठीक है। परंतु इसका ज़्यादा जो अफेक्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो कंट्री है ना, इनमें पड़ा, जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें पड़ा, उनमें वीमेन का पब्लिक लाइफ में हाई पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ठीक है। परंतु अगर अपने कंट्री में बात करें तो अपने कंट्री में अभी भी औरतें बहुत पीछे हैं। सुधार तो हुआ है, यहाँ पर वोट देने का तो अधिकार है, परंतु अभी भी जो हमारा जो सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, पैट्रियार्चल सोसाइटी है, ठीक है। पैट्रियार्चल मतलब पितृसत्तात्मक, यानी कि फादर उसका बेटा, जो मर्द लोग हैं उन्हीं का राज चलता है, ठीक है। इनफैक्ट जो नाम जो भी ट्रांसफ़र होता है ना, अपने पिता के नाम पे लोग लेते हैं, ठीक है, माँ के नाम पे नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे माँ का नाम भी चलता है। कुछ हमारे यहाँ मैट्रियार्चल सोसाइटी भी अपने कंट्री में ही, ठीक है। खास करके अगर आप गारो, खासी, जयंतियाँ, जो हिल्स हैं ना, उनमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो मैट्रियार्चल सोसाइटी वाले, बट वो एक्सेप्शनल हैं, ट्राइब्स हैं। बट हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंट्री एक पैट्रियार्चल सोसाइटी है। यहाँ पर जो पितृ व जो लीनिएज है ना, मतलब बाबा, पिता, बेटा, जो ए वाले लीनिएज है ना, इन्हीं का चलता है, ठीक है, इन्हीं का डोमिनेंस चलता है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इंडिया में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके वजह से आप देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है। जो लिटरेसी रेट है विमेन का, वो
मेल के मुकाबले में काफ़ी कम है। मेल का अगर आप देखें 76% लिटरेसी रेट है, वीमेन का ओनली 54% है। क्या रीज़न है इसके? सबसे पहले रीज़न है इनरोलमेंट का। लड़कियों को पढ़ाई के लिए, हालांकि इनरोलमेंट जो राशि है वो बढ़ा है, ठीक है, परंतु ड्रॉप आउट रेट में अभी भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ड्रॉप आउट रेट मतलब कि जो हायर एजुकेशन के लिए औरतें आगे नहीं जा पाती है। 10th किया, 10th बस, उसके बाद घर में बोले आप क्या पढ़ना भैया, आप शादी वादी का तैयारी करते हैं, ठीक है, इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, हालांकि रिजल्ट के मामले में देखें तो लड़कियां लड़कों से अच्छा मार्क्स लेके आती हैं, ठीक है, कम से कम बराबर तो लेके ही आते हैं, परंतु ड्रॉप आउट रेट देखिए, हायर एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट देखिए तो उतना तो अच्छा नहीं है, ठीक है, हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब में आप देखिएगा तो जो प्रोपोर्शन ऑफ विमेन है ना, ये काफ़ी कम है, स्टिल वेरी स्मॉल। हालांकि अगर आप देखिएगा कि कुल मिला के अगर आप एवरेज वर्किंग आवर निकालिएगा मेन एंड वीमेन का, तो देखिएगा जो एवरेज आवर ऑफ वीमेन है ना, वो अराउंड 1 आवर ज़्यादा है वीमेन का, परंतु अगर हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब में आए तो बहुत ही कम है। सो इसका मतलब क्या है कि औरतें अभी भी ज़्यादा फोकस्ड हैं डोमेस्टिक वर्क में, डेली कोर्स जो घर का होता है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। अगर आप किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे सिनेमा हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड हो, चाहे टीचिंग जॉब हो, आप ज़्यादातर एक जगह फील करेंगे कि जो वीमेन को सेम काम के लिए ना पैसा कम मिलता है, वेज कम मिलता है। अगर आप कभी आप गए हैं चिमनी भट्ठे पे, जहाँ पे औरतें और जो मर्द हैं कुल मिला के ईंट बनाने का काम करते हैं, आप जाके पूछिए उनसे कि यहाँ पे औरतों को क्या वेज मिलता है और मर्दों को क्या वेज मिलता है, और सेम टाइम जो ईंट ढोती हैं सर पे रखकर, आप एक औरत का काउंट कीजिएगा और एक मर्द का काउंट कीजिएगा, बराबर ही होगा, बराबर, इनफैक्ट बराबर, कभी कभी औरतें कुछ ज़्यादा ईंट ढोती हैं, ठीक है। सो कुल मिला के वेज तो कम मिलता है। और हमारे यहाँ एक एक्ट है, जबकि अपने कंट्री में इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, उसमें लिखा गया है कि गैर कानूनी है, सेम काम के लिए आप इक्वल वेज नहीं दे रहे हैं तो, परंतु ऐसा तो रियलिटी में अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। बहुत से पार्ट्स ऑफ कंट्री, स्पेशली आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, तो ये जो सेक्स रेशियो है ना, मतलब वीमेन और मेल का जो रेशियो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप हरियाणा में देखते हैं या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे तो अराउंड 834 है हरियाणा का, ठीक है। और पूरे कंट्री की अगर बात करते हैं तो हमारा सेक्स रेशियो 943 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, तो और भी गड़बड़ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब आप क्या समझते हैं, यानी कि 0 to 6 ईयर्स एज वाले का देखा जा रहा है इसमें रेशियो। तो 0 to 6 ईयर्स जब आप देखेंगे तो उसमें तो 919 ही है, और सेक्स रेशियो कितना 943। आप समझिए कि आगे आने वाले सेंसस में आपको जो सेक्स रेशियो वो खराब मिलेगा और नीचे की तरफ मिलेगा, 943 से और नीचे ड्रॉप होगा, राइट। हरियाणा जैसे स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, सेक्स रेशियो बहुत ही उलट पलट है, ठीक है, बहुत ही कम है। चाइल्ड, जो बच्चा पैदा होने के पहले ही उसका टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, कि लड़का है लड़की है, और अगर लड़की पता चल गया सब इलीगल है, और लड़की पता चला तो उसको बस, लड़की तो अपने माँ का चेहरा भी नहीं देख पाती है कि मेरी माँ कौन है, कितनी सुंदर है मेरी माँ, ठीक है, बस एबॉर्शन, एबॉर्ट कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कर दिया जाता है। आप सोचिए कितना दर्दनाक स्थिति है। एक बॉम्ब में एक भ्रूण है, एक एम्ब्रॉयो है जिसको दुनिया देखना है, सुंदर से दुनिया को देखना है, और उसी को हमने मार दिया। सोचिए कितना दर्दनाक है, ठीक है। बहुत सारे तरह आप न्यूज़पेपर उठाइएगा तो रोज़ कम से कम 100 तरह के आपको मिलेंगे कहानी, ठीक है, हरासमेंट का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, एक्सप्लॉयटेशन का केस, ईव टीजिंग का केस, पब्लिकली हरास कर भी कर देते हैं औरतों को, ठीक है। हालांकि ये सब घट रहा है, परंतु अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात देखते हैं, जो हम बोलते हैं डेवलप्ड एरिया है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दिखता है, वहाँ तो अभी हाल फिलहाल का समय में वो तो और औरतों के लिए नरक बनता जा रहा है। दिल्ली में आपने
आए दिन सुनते हैं कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं औरतों के साथ, ठीक है। सो कभी कभी तो ऐसा फील होने लगता है कि हम अपने जो घर के जो बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको हम घर से भेजे ही ना अकेले, उनको गार्ड करके रखा जाता है। सोचिए यहीं से हो गया ना चालू तमाशा, गार्ड करके लेके जा रहे हैं क्योंकि अनसेफ हैं। ताकि हमारा सोसाइटी में ऐसा है ही क्यों? हमारे काउंटर पार्ट ही, वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, समझ रहे हैं? ये सब जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया वेल नोन फैक्ट है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात है, तब हम सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? सब चुप चुप के तमाशा देख रहे हैं। आप गाना सुने हो ना, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। क्यों ये सब इश्यूज को आप मद्देनजर रखते हुए आप एम्पावरमेंट दे रहे हैं, लेडीज का एम्पावरमेंट दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना, लेडीज का एम्पावरमेंट देंगे तो आपका घर भी एम्पावर्ड होगा ना। इसीलिए फेमिनिस्ट एंड विमेन मूवमेंट का एक कंक्लूजन हुआ कि जब तक ही औरतों को पावर नहीं दिया जाएगा, जब तक औरतें पावर कंट्रोल नहीं करेंगी, तब तक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा देश में कोई पितृसत्तात्मक जो समाज है कोई नया नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। बट सबको पता है कि इससे क्या क्या समस्याएं हैं। जो लेडीज़ का टॉर्चर है सब लोग जानते हैं, परंतु आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ इतने दिनों से? क्यों नहीं एक्शन, और क्यों नहीं हम सुधर रहे हैं? क्यों अर्बन एरिया विमेन के लिए अनसेफ बन गई हैं? तो फेमिनिस्ट और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो कंक्लूड करते हैं इस बात को, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है, वो पावर को कंट्रोल नहीं करते। अगर आप देखिएगा कुल मिला के, तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में आगे हम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा पॉलिटिक्स में विमेन का बोलबाला नहीं है, ठीक है। सो जरूरी है कि भैया जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, तो लाठी तो इनके हाथ में दीजिए, करेक्ट ना है? जरूरी है ना। इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं, जेंडर को हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, राइट। देखिए अभी आप ग्राफ को देखिए, जो हमारे यहाँ 2019 में इनफैक्ट सबसे बढ़िया रिकॉर्ड जो अभी आप देख रहे हैं, 2019 में 14.36, ऑलमोस्ट 15% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। जो लोकसभा में आप विमेन जो मेंबर्स हैं उनका परसेंटेज बताया जा रहा है। हमारा लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है हमारा, ठीक है, दो होते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है, लोकसभा में डायरेक्टली लोग, हम जनता लोग इलेक्ट करते हैं, करेक्ट ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो 14.36% है, जबकि बढ़िया है, समझिएगा। इससे पहले तो बहुत ही कम था। हमारा जब कंट्री, जब हमारा आज़ाद हुआ था ना, तो ऑलमोस्ट उसमें 5% ही था, ठीक है। और अभी भी स्टेट असेंबलीज में जो परसेंटेज जो 5% से बिलो है, जो एमएलएज हैं उनमें तो 5% से बिलो हैं। और अगर आप वर्ल्ड एवरेज भी अगर आप देखिएगा ना, तो 24% है। तो यानी कि वर्ल्ड एवरेज से तो हम कहीं कहीं है ही नहीं उनके पास में, बहुत दूर हैं। और अगर आप नॉर्वे और फिनलैंड ये सब कंपेरिजन कीजिए तो आप कहीं है ही नहीं, कि उनमें तो लगभग 45% है, 42% है, 40% है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं इसमें, ठीक है। सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम को हमने समझा है हाल फिलहाल में, और हमने सोचा कि इसका एक सॉल्यूशन ये निकालना होगा कि हम लीगली बाइंडिंग करा दें एक्ट के थ्रू, ठीक है। इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, इनमें वीमेन का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, करेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जो पंचायत हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, अब क्या हो गई, वीमेन के लिए रिजर्व हो गई, करेक्ट ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। आप पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें। और आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिए प्लीज़, आप सबसे मेरा अनुरोध है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट लाया गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, और उसमें मैंडेटरी कर दिया गया जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम है, पीआरआईज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इसमें जो 1/3 यानी कि 33% जो सीट्स हैं ये वीमेन के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है, समझ गए। और अगर दूसरे के लिए रिजर्व, जैसे एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो उनमें भी 1/3 उनके वीमेन के लिए रिजर्व होगी, समझ गए ना,
ठीक है। तो यानी कि जो हमारा थर्ड टियर ऑफ हमारा जो गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ किस तरह का पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है, आप सब ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो थर्ड टियर के लिए हमने क्या कर दिया, हमने तो एक रेगुलेशन ला दिया भाई 33% रहेगा। ठीक है, इसके वजह से नतीजा क्या निकला आपको पता है, ऑलमोस्ट आज के समय में रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो थर्ड टियर हैं, उनमें 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव हो चुकी हैं। सोचिए कितना बदलाव आया एक डिसीजन की वजह से। 10 लाख, कभी कभी हालांकि हम लोग सुनते हैं न्यूज़पेपर में मुखिया लेडीज़ हैं हमारे गांव की, परंतु सब काम तो उनका हस्बैंड करते हैं, वो हुक्म तो वही चलाते हैं, उनको बोलते हैं ये मुखिया पति। बट सोचिए ये हमने शुरुआत की है, तो अभी शुरू में समस्याएं आ रही हैं। आप सबने तो पंचायत देखा होगा ना, वेब सीरीज़ आप देखिए, उस पंचायत वेब सीरीज़ में भी ऐसे ही हुआ था, सब काम तो मुखिया जी करते हैं, हालांकि इलेक्टेड, क्योंकि वो रिजर्व सीट थी उनके लेडीज़ के लिए, तो उन्होंने अपने वाइफ को खड़ा कर दिया। बट आप उस वेब सीरीज में देखिए धीरे धीरे किस तरह से, और बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, किस तरह से वो जो उनकी वाइफ है ना, जो मुखिया जी है ना, सरपंच जी है ना, धीरे कैसे 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 करके कंट्रोल करने लगती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो इस चेंजेस के वजह से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। परंतु इनके लिए क्या, यानी कि हमारा बाकी दोनों टीआर के लिए क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 2023 में बहुत मशक्क़त के बाद, पहले सबसे पहले 1996 में ही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, प्रस्ताव लाया था बट वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद कई एक बार कोशिश किया गया लाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बट पास नहीं हो पा रहा था बिल। 2023 में मतलब यानी कि अगर हम 24 में मैंने वीडियो बनाया तो पिछले साल ही विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हो गया। इसका नाम पता है क्या था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, समझ गए, विमेन रिजर्वेशन एक्ट। इसके तहत क्या बोला गया, 33% रिजर्वेशन मिलेगा औरतों को, कहाँ कहाँ, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन राज्यसभा में है, हमारे अपर हाउस में, तो नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम है। ये आ तो गया है एक्ट, अब बढ़िया है, नोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, परंतु अभी भी राज्यसभा की बात नहीं की गई है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, MLCs उनको बोलते हैं, जो इलेक्ट होते हैं। MLCs के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आपको पता होगा कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से 2 के पास असेंबली है। कौन कौन सा है वो, पुडुचेरी एंड दिल्ली। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि अब जम्मू कश्मीर के पास भी है। ठीक है, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और बनाया गया लेह। ठीक है, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर को क्या बोला गया, आपके पास असेंबली रहेगा, यानी कि टोटल अब 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर असेंबली होगी। बट ये जो रिजर्वेशन है 33%, सिर्फ दिल्ली असेंबली की बात की गई है, समझ गए। ठीक है, हालांकि अभी अफेक्ट में नहीं आया है ये जो एक्ट है, क्योंकि इनमें बताया गया है कि नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन है उसके बाद ये अफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो खैर अफेक्ट में तो आ गया। तो कुल मिला के कहने की बात, अगर जो थर्ड टीयर के लिए प्रोविज़न दिया गया था जिससे हमने बढ़िया नतीजा देखा, ये बाकी दोनों टीयर के लिए भी दिया जा चुका है। सो अब देखिएगा इसका नतीजा आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो अब आप समझ चुके हैं कि हमने ये जो हाउस होल्ड वर्क है वो इस सब चीज़ों को, देखिए लड़का क्या बोला, अरे जो हाउस होल्ड वर्क है ना उसको हम ये पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स में क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स है। तो अभी आपका इसका जवाब मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर हाउस होल्ड में अगर मेल डोमिनेंस है, अगर मर्दों का अगर डोमिनेंस है, तो ये भी तो पॉलिटिकल है। तो क्यों नहीं हम पॉलिटिक्स में बात करेंगे, क्यों नहीं फेमिनिस्ट जो फेमिनिज्म वाले हैं, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्यों नहीं इसके बारे में बात करेंगे, क्यों उनको पावर कंट्रोल नहीं करनी है। इसलिए तो हमने पढ़ा है। बट अभी हमारे जो भाई साहब हैं बोल रहे हैं ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात आपने कर ली, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आपने बात किया। परंतु क्या बात सेम आप रिलीजन के साथ भी कर सकते हैं? क्या हम रिलीजियस डिफरेंसेस को क्या हम पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको भी क्या हमें पढ़ना जरूरी है? ठीक है, यानी कि अब मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमने जो चैप्टर की शुरुआत की है इसमें जेंडर है, रिलीजन एंड कास्ट है। सो पहली पड़ाव को हम पार कर चुके हैं, क्या है,
हमने जेंडर को समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं रिलीजन के बारे में। क्या रिलीजियस डिफरेंसेस को भी हम पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अब मैं कुछ आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। गांधी जी कहते थे कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। एक बात आप सब ध्यान से समझिएगा, गांधी जी का कहने का ये मतलब नहीं था कि यहाँ पर रिलीजन, धर्म नहीं, जो धर्म के वैल्यूज़ हैं, मॉरल हैं, क्योंकि हर एक धर्म में एक उनका इथिक्स होता है, मॉरल होता है, ठीक है, बताता है समाज को, एक गाइडिंग, एक प्रिंसिपल्स देता है कि आप ऐसे बढ़िए, हमारी ऐसी ह्यूमैनिटी है, हम सब एक ना बेहतर समाज के लोग हैं, ठीक है, हमें ऐसे काम करना चाहिए, दूसरे को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। कोई भी रिलीजन एक दूसरे को मारपीट करने की बात नहीं करती है, कोई भी रिलीजन हो, दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, क्योंकि सारे रिलीजन एक वैल्यू पे बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, करेक्ट ना। इन सब का अगर आप मॉरलिटी देखें तो बोलते हैं भाई हम सब इंसान एक हैं, हम एक ही के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। सो गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिक्स में अगर इन वैल्यूज़ को अगर आप रखते हैं तो आपका पॉलिटिक्स जो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही बेहतर पॉलिटिक्स होता जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के उन्होंने बताया कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ डिमांड क्या करते रहते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, वो बोलते हैं कि कभी भी कम्युनल जो राइट होता है हमारे कंट्री में, किसी तरह का मारा मारी दंगा हो जाता है, ठीक है, कम्युनल तरीके पर, रिलीजन के बेसिस पे, तो उसमें आप विक्टिम देखिएगा ज़्यादातर कौन होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी वाले, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं पे लड़ाई झगड़ा होगा, एक तरफ रहेगा 80 लोग और एक तरफ रहेगा 10 लोग, तो 10 लोग वाले ही पीटे जाएंगे, नहीं तो पक्की बात है। तो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि जो इसीलिए गवर्नमेंट का काम है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़, है ना, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन हो, चाहे कानून के द्वारा प्रोटेक्शन हो, ठीक है। और तीसरी बात, विमेन मूवमेंट में बात करते हैं, और इसमें नॉट ओनली एक पर्टिकुलर रिलीजन, सारे रिलीजन वालों का, औरतों का रहता है कि देखिए भैया हमारे जो समाज में ना, हमारे धार्मिक आधार पे हमें सताया जाता है, ठीक है, वीमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात हम अगर हम कभी समझते हैं ऐसा, तो हमें बस दिमाग में वही आ जाता है कि मुस्लिम में ऐसा होता होगा, बुर्का पहनते हैं, उनको रखा जाता है, पर्दे के पीछे रखा जाता है। फिर दिमाग में आ गया हिंदुओं में ऐसा होता है, लंबा लंबा घूंघट लेके चलते हैं, देखो कर दे कैसे इनको पर्दा नसीन रखा जाता है, ऐसे दिमाग में हमारी बात आती है। बट ऐसा बिल्कुल ही आपका सोचना गलत है। इस सारे रिलीजन में प्रिवेलेंट है किसी न किसी रूप में, सारे रिलीजन। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आप यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, जो क्रिश्चियनिटी वाले, तो क्या उसमें ऐसा नहीं था, वो जो विमेन थे उनको क्रॉशेट पहना के, उनको एकदम वो कमरधन्नी जैसा एक बना के, उसमें लोहे का होता था, वो स्टील का बना हुआ होता था, और उनको पहन के इनफैक्ट डांस कर, उसको तो आदमी पहन के चल भी नहीं सकता, सांस ठीक से नहीं ले सकता, और उनको डांस करना पड़ता था, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। इवन जो उनकी क्वीन थी वो भी ऐसा करती थी। अब धीरे धीरे सबका खात्मा हुआ है, ठीक है। तो जो विमेन मूवमेंट वाले हैं वो बोलते हैं कि भैया विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट का काम है कि लॉ में चेंजेस लाए ताकि जो राइट्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। जो मर्दों का राइट है और जो औरतों का राइट है ना, इसमें इक्वलिटी आए, ठीक है। तो अब इन भाई साहब को ये लड़की बता रही है कि जब ये सभी जब चीज़ें हैं, तो हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, 100% पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिलीजन है, पॉलिटिक्स है। देखिए इस इमेज में इन दोनों की शादी हो रही है, शादी में क्या है जो गांधी जी ने बोला था, क्योंकि जो रिलीजन में जो आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, इट डेफिनेटली दे विल प्ले एक वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को और मजबूत करेंगे, ठीक है। जो लोग हैं डिफरेंट रिलीजन वाले हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका ज़रूरत है, उसको डिमांड करेंगे पॉलिटिक्स में, और उनको डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। अगर औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो अपना डिमांड रखेंगे, भैया हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजियस बेसिस पे, तो गवर्नमेंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब तो कंस्ट्रक्टिव हो गए ना, ठीक है। तो इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है एंड ऑपरेशन है, जो सताया जाता है लोगों को, उसको कम किया जाएगा, उसको प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के आप देखिएगा कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं, तो कभी इसमें कोई समस्याएं नहीं हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, जब हम सोचने लगते हैं कि जो देश है हमारा, जो नेशन है ना, उसका बेसिस ही रिलीजन है। कब समस्या होता है उत्पन्न,
जब जब हम सोचने लगते हैं कि जो रिलीजन है ना वो एक नेशन का बेसिस है, ठीक है। जैसे अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का राष्ट्र है, ठीक है। अगर पाकिस्तान है मुस्लिमों का राष्ट्र है, ठीक है। अगर इंग्लैंड है तो क्रिश्चियनिटी का राष्ट्र है, श्रीलंका है तो बुद्धिस्ट का राष्ट्र है। तब प्रॉब्लम खड़ा होता है। आप सबने पढ़ रखा है पहले नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, जब क्रिश्चियनिटी को उन्होंने बताया कि उनके जो एरिया का बेसिस, उनके समाज का बेसिस है, तब समस्या उत्पन्न हुई और वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब हम सोचते हैं कि रिलीजन ही एक नेशन का बेसिस है, ठीक है। और जो सोशल कम्युनिटी है, जो समाज है, ठीक है, इनका जो प्रिंसिपल जो बेसिस है, जो मुख्य जो बेस है ना वो रिलीजन है, तब ये समस्या होती है, ठीक है। और हम समझते हैं क्या जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के सारे फॉलोअर है ना एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। जैसे हमें लगे कि हम हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, तो जितने भी हिंदू लोग हैं वो सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तब प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ठीक है। और जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं हिंदू का, ठीक है। अगर हम समझेंगे कि हम जो हिंदूज हैं ना वो एक कम्युनिटी को बिलोंग रखते हैं, ठीक है। और हमारा जो मेन फंडामेंटल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबका सेम है। उस कम्युनिटी के जो सारे लोग हैं ना सारे का सेम है। अगर कोई डिफरेंसेस है, अगर उनके बीच में फंड इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस है, वो ट्रिवियल है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है, वो महत्व नहीं रखता है, वो इररिलेवेंट है कम्युनिटी लाइफ के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और सोच जब रहेगी ना कि जो दूसरे रिलीजन वाले हैं, जो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, वो उस कम्युनिटी का नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम सोचेंगे कि जो हिंदुओं का जो इंटरेस्ट है और एक कोई मुस्लिम है, ठीक है, मेरा दोस्त अगर कोई मुस्लिम है, वो दूसरे कम्युनिटी वाले, और हम दोनों का इंटरेस्ट कभी एक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लोग हैं, वो सारे मुस्लिम लोगों का एक ही इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये जब सोच आती है ना, तो यही हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। और थोड़ा इसका और बढ़ेगा रूप, तो पता है क्या होगा, जब हम सोचने लगेंगे ना कि जो डिफरेंट रिलीजन वाले इक्वल सिटीजन हो ही नहीं सकते, बराबर के नागरिक हो ही नहीं सकते एक कंट्री में, ठीक है। और एक कंट्री में फिर क्या होगा, जो मेजोरिटी वाले अपना शासन करेंगे और जो माइनॉरिटी वाले ना उनको कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे हाल फिलहाल सोशल मीडियाज में ये प्रचलन चल उठा है, लोग बोलते हैं हिंदुस्तान है हिंदू का राष्ट्र है। लोग बोलने लगे हैं कि हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का राष्ट्र है, और जो बाकी जो रिलीजन वाले हैं निकलो यहां से, अपने अपने, जो अगर मुस्लिम है तो तुम पाकिस्तान जाओ, तुम बांग्लादेश जाओ। तो ये सोचिए ये सोच कितनी गलत है, ठीक है। और जब ये सोच आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, समझ गए ना। उसमें सोचेंगे कि भाई जो डोमिनेट करेंगे, जो मेजोरिटी है वही यहाँ पे डोमिनेट करेगी, वही लोग रहेंगे, और जो भाई माइनॉरिटी है ना वो अपना अलग नेशन बना लो, ठीक है। अगर आप इस बिलीफ को देखिएगा तो ये बिलीफ ही फंडामेंटली फ्लॉड है। इसमें प्रॉब्लम है क्या है, एक रिलीजन के लोगों का ही अगर आप देखिए, अपने ही समाज में आप देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो अपने समाज में जाइए, देखिए क्या सबका इंटरेस्ट सेम है, क्या सबका समस्याएं एक ही है, क्या सबका डिमांड एक ही है? ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोच रखते हैं तो बिल्कुल ही गलत है। अगर इनफैक्ट एक आदमी का ही, जो एक आदमी को आप ले लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, आपके एस्पिरेशंस कितने अलग होंगे। आपकी बहन कुछ और चाहती होगी जिंदगी में बनना, आपका भाई कुछ और बनना चाहता होगा, आपके पिताजी आपके बारे में कुछ और सोच रखे होंगे, और आप कुछ बनना चाहते हैं। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि एक रिलीजन के जो सारे लोग हैं सबका एस्पिरेशंस भी सेम है, और जो डिफरेंसेस है ट्रिवियल, ऐसा नहीं है, सिग्निफिकेंट डिपार्चर हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, राइट है। और अगर पोजीशन, आइडेंटिटीज, रोल्स के बारे में बात करें तो हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है, ठीक है। एक आदमी का ही डिफरेंट रोल है। जैसे मैं किसी का हस्बैंड हूं तो मेरा रोल अलग है, मैं किसी का पिता हूं तो मेरा रोल अलग है, अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मेरा रोल अलग है, राइट है। मेरी आइडेंटिटी अलग है। मैं जॉब करता हूं तो मैं वहां पे अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ट्यूटर हूं,
ठीक है, तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि सबका सब सेम है? और दो सेम नहीं हो सकते। अगर कोई एक मुस्लिम मेरा कोई फ्रेंड है, अगर वो वीडियोस बना रहा है तो वो भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूं। अगर जॉब कर रहा है मेरे साथ, अगर कोई मेरा सिख फ्रेंड है मेरे साथ जॉब कर रहा है, अगर वो आर्मी में है तो वो भी एक आर्मी मैन है और मैं भी एक आर्मी मैन हूं। तो हम दोनों अलग कैसे हुए? ठीक है, एक कम्युनिटी में आप डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस डिफरेंसेस के वजह से आप सुनने को मिलते हैं। है मुस्लिम अगर बोले, मुस्लिम समाज बोले कि भाई हमारा तो कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, तो क्यों जो मुस्लिम औरतें ही हैं कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाई कि भैया ट्रिपल तलाक खत्म कीजिए, हमें बहुत सताया जा रहा है इसको लेकर, हमारे मर्द लोग ना डोमिनेंस दिखाते हैं फालतू का। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? यानी कि हमारा जो सोच है, जब हम सोचने लगते हैं कि जो कॉम्युनलिज्म वाली जो सोच है ना, कि जो हमारा समाज का बुनियाद ही, बेसिक जो बुनियाद है वही रिलीजन है, इसी में फ्लॉ है। ठीक है, क्योंकि जो भी आवाजें हैं समाज में, एक पर्टिकुलर वर्ग में, एक पर्टिकुलर रिलीजन के सारे आवाजें को सुना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान एक इंसान है, उसमें भगवान है, और उसकी आवाज को आप दबाएंगे रिलीजन के नाम पे तो गलत हुआ ना। उसकी आवाज को भी तो सुनना। अब पॉलिटिक्स का काम यही है, हर एक का आवाज को सुनना हो, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी, सबकी आवाज सुनी जाएगी। ठीक है, यही तो पॉलिटिक्स का काम है। ठीक है, सो किसी भी तरह का अटेम्प्ट जिसने सारे रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, अगर आप बांध देते हैं, आप बोलते हैं कि जो इनकी आवाजें हैं उसी के, जो हालांकि आवाज दूसरे कंटेक्स्ट में भी है। ठीक है, जैसे जॉब के लिए अगर कोई हिंदू वर्ग है, उसमें कुछ लोग जॉब के लिए गुहार लगा रहे हैं, भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए आप। ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लोग बेरोजगार हो जाए, अरे हमारे पास इतना खेत वेत है, कैसे बेरोजगार हो जाओगे? तो गलत हुआ ना। ठीक है, बेरोजगार है तो अपना आवाज लगाएगा ही। अगर कोई मुस्लिम वर्ग का कोई आदमी है, ठीक है, उनको समस्या है, ठीक है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके जो धर्म में कुछ ऐसा है जो उनको पसंद नहीं है, अगर वो आवाज़ लगा रहे हैं तो क्या लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे आवाज़ लगा सकते हो, हम लोग के बीच में तो ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है? तो गलत हुआ ना। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स तो थोड़े हद तक चलता है, परंतु जब इसका विकराल रूप सामने आता है, जब एक दूसरे के ऊपर लोग कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, एक दूसरे का जान का दुश्मन बन जाते हैं, तब आता है समस्या। हमने श्रीलंका में देखा क्या हुआ, किस तरह से चलता रहा गृह युद्ध, कितने दिनों तक चलता रहा। ठीक है, LTTE आप सब पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, सो आप ये समझिए कि अगर ये विकराल रूप पकड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनलिज्म। ठीक है, इसके फॉर्म्स अभी हम जिक्र करते हैं, कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स के कुछ फॉर्म्स। ठीक है, सबसे इसका कॉमन एक्सप्रेशन क्या है? एवरीडे बिलीफ। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, कि मैं हिंदू का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे रिलीजन में सवेरे उठ के ना सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, तब तक प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भगवान को हम ध्यान करेंगे मेडिटेशन करके, तब तक प्रॉब्लम नहीं है, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। परंतु सेम टाइम में अगर आप सोचेंगे कि अरे यार बगल का आदमी कितना डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो तो सवेरे सवेरे, वो मुस्लिम समाज का है, सवेरे सवेरे माइक बड़ा सा लगा देता है और आवाज़ करके सबको परेशान करता है, और मैं तो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए तो, और आप ये ऐसा स्टीरियोटाइप मन में लगा लिए, हमारा रिलीजन कितना बढ़िया है, एकदम शांति से ना मेडिटेशन करके हम करते हैं, कितना बढ़िया है, और उसका रिलीजन कितना खराब है। वो हल्ला करके कोई पूजा करता है क्या? कोई आवाज़ करके पूजा करता है क्या? अगर आप एयरपोर्ट में गए, अगर आपने देखा कि कोई एक विमेन लेडी हैं बैठ के वो एक कोने में जाके कहीं पे अपना, उनका जो दिन भर में 5 बार करते हैं, एक नमाज पढ़ रही है, नमाज अदा कर रही है, जो उनके रिलीजन में है, रिलीजियस बिलीफ है। आप सोचिए, हाँ ये कौन सा रिलीजियस बिलीफ है यार? आप मन में भी तो पढ़ सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, ये कितना गलत है। सेम टाइम अगर मुस्लिम की तरफ से भी मैं सोचूं, ठीक है, वो बोलेंगे अरे यार क्या है, दशहरा के मेले में, दशहरा में किस तरह से, रामनवमी में हो, दशहरा हो, दीपावली कितना आवाज़ करते हैं, होली में कितना पानी बर्बाद करते हैं, किस तरह से एक कलर वलर क्या करते हैं, ये कौन लोग हैं इनका? हमारा तो कितना बढ़िया, हम लोग गले मिलते हैं, खाली हम खीर भी खाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, हंगामा करते हैं। तो
कुल मिला के अपने वाले बिलीफ को आप सोचने लगेगा जो हमारा जो बिलीफ है वो सुपीरियर है, हमारा वाला अच्छा है, दूसरे वाले का, सामने वाले का खराब है। ठीक है, कोई लोग अगर बोलने लगे कि अरे यार क्या है, ये लोग तो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, ये सरदार लोग देखो पगड़ी लगा के रखते हैं, इनको क्या गर्मी भी नहीं लगता है क्या, कौन सा रिलीजन है जिनको बांध के रखा हुआ है, ऐसा सोचने लगे। और हमारा वाला देखो कितना फ्री है, कोई भी कट रख लो, छोलकट का है नहीं बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ये दिमाग में बात आ गई जहाँ पे रिलीजन के बेस पे प्रीजुडिस आपने बना लिया, एक स्टीरियोटाइप बना लिया कि हमारा वाला बेहतर है, सामने वाले का खराब है। और पता ये कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जब आप इसको बिलीव भी करते हैं और आप नोटिस भी नहीं कर पाते, अरे मैं अपने वाले को महान समझ रहा हूं। ये एक मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमनलिज्म है, कॉमनलिज्म है, समझ गए। आप इमेज में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आस्क ओनली अल्लाह फॉर हेल्प। यहां पे अगर ये लिखा होता आस्क अल्लाह फॉर हेल्प तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, क्या यहां पे प्रॉब्लम थी, सबको भगवान से हेल्प मांगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम फ्रैटर्निटी वाले ने अगर लिखा है कि अल्लाह फॉर हेल्प तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लिखा हुआ ओनली अल्लाह फॉर हेल्प, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यानी कि बताया जा रहा है भैया जो अल्लाह है सुपीरियर है। ये देखिए माइंडसेट है। कभी भी मोहम्मद प्रॉफिट ने और हमारे जो भगवान हैं, शिव जी हैं, जो भी हैं, श्री कृष्णा हैं, या क्रिश्चियनिटी में जैसे से, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाई हम दूसरे पे सुपीरियर, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया होगा। करेक्ट ना। अब यहां पे एक और दूसरे इमेज में देखिए, ओनली जीसस कैन सेव यू। वाई ओनली, ऑल आर वन, ऑल माइटी इज वन। ये अगर सोच नहीं रखेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगा, तभी कॉम्युनलिज्म का आपको अफेक्ट मिलेगा सोसाइटी में। ठीक है, दूसरा फॉर्म देखिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस इन द फॉर्म ऑफ मेजोरिटोरियन डोमिनेंस। हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। ठीक है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं उनको मन में डिजायर आ जाता है कि भाई हम एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाएंगे, हमारा तो यहाँ पे सोचा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के समय में देखिए खालिस्तान मूवमेंट क्या है, खालिस्तानी मूवमेंट का बेसिस क्या है। वो बोलते हैं कि हम सिख हैं और हम हिंदुओं के साथ, मुस्लिमों के साथ हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें एक अलग नेशन दे दो, खालिस्तान हम बनाएंगे। खालसा पंथ के जो अनुयायी हैं वो क्या बनाएंगे, खालसा जो रिलीजन वाले जो फॉलोअर्स हैं वो क्या बनाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे। जैसे हमारा हिंदुस्तान है वैसे वो खालिस्तान बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन एक बहुत ही फ्रीक्वेंट फॉर्म है कम्युनलिज्म का। ठीक है, आप देखेंगे कभी, आप देखते होंगे आए दिन किस तरह से जो रैलीज होती हैं, एक कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है, रैलीज होती है, तो किस तरह से ये रिलीजन के बेस में कन्वर्ट हो जाता है। रिलीजियस बेसिस पे पूरा आप देखेंगे रंगा रंग हो जाएगा। ठीक है, झंडा लहरा रहा है, जैसे एक पॉलिटिकल रैली है उसमें सारे लोगों ने झंडा रख रखा है जय श्री राम का। ठीक है, जय श्री राम तो परफेक्ट हैं, परंतु पॉलिटिकल रैली में इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं। ठीक है, या तो रिलीजन को पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं या आप इसका वाइस वर्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग रिलीजन वाले हैं ना, वो एक साथ एक पॉलिटिकल एरिना में आ नहीं पाते। ठीक है, और एक फियर क्रिएट किया जाता है कि भाई आप इस रिलीजन के हो ना तो आप एक साथ आओ, हम सब एक हैं। ठीक है, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसमें ये भी होता है कि स्पेशल अपील करते हैं। जैसे आपने कई एक बार देखा होगा, इलेक्शन का डेट आया, अब इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ नेता लोग आप देखेंगे कि वो मज़ार पे जा रहे हैं, वो नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उन्होंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं है, बट जैसे ही इलेक्शन पास में आएगा तो जाके बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। उनसे पूछिए कि नमाज में पढ़ते क्या क्या, बताइए, थोड़ा आयत बताइए, कभी आप जानते हैं इसके बारे में? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपील करने जा रहे हैं। बोला देखो भैया हम आपके लिए काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, आपके समाज का उत्थान देखेंगे। ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है, सही में देखने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप बोलेंगे आपके लिए ही हम सब देखेंगे तो ये तो बुराई हो गई ना। यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। राइट, ओके। सम टाइम क्या होता है ना, अगली टर्न ले लेता है, जो कम्युनलिज्म है ना अगली टर्न ले लेता है और कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, रॉट देखने को मिलता है, मसाकरे देखने को मिलता है। हमारा कंट्री पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हमने
खतरनाक खतरनाक हमने कॉमनल देखे हैं। पार्टीशन के टाइम में तो धर्म के आधार पे तो क्या आपने सब मूवी देखी होंगे गदर, तो आपको पता चला होगा क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हुई थी, कैसे लोगों को एक दूसरे का मार रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके लेडीजों को समझ रहे हैं कि वो बकड़े हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर टूट पड़ा है, मुस्लिम हिंदू के, अरे ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज़ बची नहीं गई थी। आदमी भाई आदमी, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हालांकि कई एक बार देखने को मिला, थोड़ा कम हुआ, बट कम्युनल वायलेंस तो है अभी भी। जहाँ तहाँ आप देखेंगे, कभी उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, कभी कर्नाटक में देखिएगा, ठीक है, झंडा, एक मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ पे एक हिंदू ने झंडा फेंक दिया, जय श्री राम वाला, उसके बाद देखिए मारा मारी, भाला गड़ा सा निकल गया, ठीक है। तो ये है कॉम्युनल पॉलिटिक्स और उसका विहंगम रूप कॉम्युनलिज्म। इसीलिए इन सबको देखते हुए ही जो पार्टीशन के समय में जो हुआ था, हमारे संविधान जो बनाने वाले लोग थे, इन्होंने दिमाग लगा लिया था कि हमें क्या करना है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वी आर अ सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। इसका मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? क्या फीचर है सेकुलरिज्म का? आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से। हमारे कंट्री में यानी कि इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा रिलीजन हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, करेक्ट ना? जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म का किया गया, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम का किया गया, जैसे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को किसी भी तरह का स्पेशल स्टेटस नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिविजुअल एंड ऑल कम्युनिटी को आज़ादी देता है। क्या करने से? ट्रिपल पी आप याद रख लीजिएगा पूरी जिंदगी में, ट्रिपल पी। जब भी लिखने के लिए एग्जाम में बात आए तो ट्रिपल पी दिमाग में रखिए, लिख दीजिए, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। आप प्रोफेस कीजिए, उसका पालन कीजिए, ठीक है, और उसको आप उसका बढ़ावा कीजिए। आप अपना जो विचारधारा है आप व्यक्त कर सकते हैं, अपने लोगों को आप बता सकते हैं हमारे रिलीजन में ऐसा है। जैसे हम भी अपने बच्चों को बताते हैं, शिवा ऐसे हैं, शिवा ये करते थे, शिवा ये करते, ऐसे बताते थे कि हमें ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी को अपना आगे लेके जाना है, ये हमारा कर्म है। हमारी गीता में ये लिखा हुआ है कि कर्म ही प्रधान है, राइट, ठीक है, ओके। और सेकुलरिज्म में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उसको प्रोहिबिट करता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि हम रिलीजियस मैटर में भी इंटरवीन करेंगे, यानी कि स्टेट है, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द ऑथोरिटी टू इंटरवीन जब उनको लगता है कि रिलीजन के बेस पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे हिंदुइज्म में आप देखिए, एक अनटचेबिलिटी एक बड़ी लंबे समय से चलने वाली प्रथा रही है। मध्यकालीन भारत से ही देखिए तो ये प्रथा रही है, थोड़ी बहुत तो हमारी जो प्राचीन जो प्रथा रही है उसमें रही है। मध्यकालीन भारत में हालांकि इसका विहंगम रूप निकल के आया, जहाँ पे बोला गया कि भाई ये हायरार्किकल सिस्टम है, हायरार्की है, और इसमें जो कुछ हैं जो आउटकास्ट हैं वो किसी कास्ट में ही नहीं आते, ठीक है। और हमने अलग अलग नाम आगे जाके दे दिया, डोम चमार लाइक दैट, और अनटचेबल हैं, उनको हम टच कर लेंगे तो फिर गड़बड़ है। जैसे एक समय था आज़ादी के पहले, ठीक है, जहाँ पे पुणे में ऐसा रूल था कि अगर कोई एक ब्राह्मण आ रहे हैं और अगर एक अनटचेबल आ रहे हैं तो दोनों में कम से कम ना 36 कदम का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो वो छुआछूत मान लिया जाएगा, ब्राह्मण को नहाना पड़ेगा जाकर, ठीक है। ऐसे ऐसे भी तमाशा रहा है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो सेकुलरिज्म बोलता है कि ये सब चीज़ें हैं तो हम इंटरवीन करेंगे या बंद करेंगे। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो अनटचेबिलिटी उसको एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा सेकुलरिज्म इंश्योर करता है वी ऑल आर वन, हम किसी भी रिलीजन के हैं बट हम सब इंडियन हैं। फर्स्ट वी आर इंडियन सिटीजन, वी आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, राइट फ्रेंड्स। तो हमने दो तो बातें कर ली, हमने जेंडर का भी बात कर लिया, हमने रिलीजन का भी बात कर लिया। रिलीजन का जो डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में है। रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दुनिया में हर जगह एक ही तरह का नहीं है, बट भारत में तो है, बट धीरे धीरे घटता जा रहा है।
तो कुल मिला के आपने जब जेंडर देखा, जेंडर आप पॉलिटिक्स में आपने बात किया तो देखा एक पॉजिटिव था, ठीक है। और जब आप रिलीजन पे आए तो देखिए नहीं, पूरी तरह तो पॉजिटिव नहीं है और कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स के कारण ही तो जो रिलीजन के नाम पे जो कुछ वॉइसेस को दबाया जाता है, उसको कानून के द्वारा उसमें स्टेट इंटरवीन करता है। तो पूरी तरह तो नेगेटिव नहीं हुई, मिली भगत हुई, थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव। जब विकराल रूप पकड़ेगा, कॉम्युनलिज्म में रॉइट होगा, मैसेक्रे होगा, तब तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तब तो पूरी नेगेटिव है, बट पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या है? कास्ट, ठीक है। और ये जो दोनों आपने देखा, जेंडर के नाम पे डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में रहा है, ठीक है। रिलीजन के नाम पे पूरी दुनिया में तो नहीं है, बट हाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी तो पूरी दुनिया में रही है। बट अब जो आप कास्ट के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, ये इंडिया के लिए यूनिक है। बहुत ही कम दुनिया के देश हैं जहाँ पे इस तरह का डिफरेंशिएशन है कास्ट के नाम पर हमारे यहाँ। और नॉट ओनली हिंदू, अगर हम कभी सोचते हैं कि जो कास्ट है सिर्फ हिंदुओं में है, ठीक है, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कायस्थ, यादव, ठीक है, डोम, चमार, लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। ये मुस्लिमों में भी है, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में भी है डिफरेंशिएशन। अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा डीप से गूगल सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। ये सिखिज्म में भी है, ठीक है, ठीक है। अब कहीं एक्सप्लिसिट है, कहीं इम्प्लिसिट है तो हर जगह है तो डिफरेंसेस हमारे कंट्री में कास्ट के नाम पे। ऑलराइट, चलिए अब इसको हम समझते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारा जो कास्ट के बेसिस पे जो है पॉलिटिक्स, ये हमारा यूनिक है, यूनिक टू इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन बनाया हुआ है कि भाई तुम सोनार के बेटे हो, तुम सोनार ही रहोगे। तुम अगर ब्लैक स्मिथ के बेटे हो, बेटी हो, तो तुम ब्लैक स्मिथ ही रहोगे। तुम अगर ब्राह्मण घर में पैदा लिए हो तो तुम ब्राह्मण ही होगे। अगर आप काम कुछ भी करो, पता चला आप पैसे से चले गए आर्मी में, ठीक है, बट आप ब्राह्मण ही रहोगे, ठीक है। ये चलता आ रहा है सदियों से, इसमें सैंक्शनड है बाय रिचुअल्स, ठीक है, ठीक है। और जो एक पर्टिकुलर कास्ट वाले हैं, लाइक रिलीजन, इसमें भी यही सोच है कि जो सोशल कम्युनिटी है उसका बेसिस है कास्ट, जैसे हमने रिलीजन में देखा, ठीक है। और उन सब एक सोशल कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और उनको एक ही सिमिलियर ऑक्यूपेशन कर प्रैक्टिस करनी है। और जो एक पर्टिकुलर कास्ट वाले हैं उनको एक ही उसी कास्ट में सिर्फ मैरिज करनी है, ठीक है। शादी दूसरे कास्ट में किया तो आउटकास्ट कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरे कास्ट के साथ डाइनिंग नहीं करनी है, खाना नहीं खाना उनके साथ बैठ के, नहीं तो वो छूत लग जाएगी, ठीक है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम का सबसे विहंगम रूप अगर आप देखिएगा तो क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ फ्यू ग्रुप, जिनको बोला गया आउटकास्ट, अनटचेबल्स, ठीक है। उनके साथ तो इनह्यूमन प्रैक्टिस भी किया गया, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया। उनको बोला गया कि भाई आप ना जो कुआं है, पब्लिक कुआं है, पब्लिक बेल का भी आप यूज नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर गली में नहीं चल सकते, जिधर हायर कास्ट वाले रहते उधर आप आ भी नहीं सकते, ठीक है, समझ गए। हालांकि अगर आप देखिएगा मॉडर्न डेज में ये जो थोड़ी जो कास्ट हायरार्की है ना, ओल्ड नोशन थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम क्या, ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। इट मेल्टेड डाउन एंड इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। जैसे और इसके आप देखिए फैक्टर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये जो लोगों ने सोसाइटी में लोगों को बताया, बोला कि भाई ये जो कास्ट बेसिस पे जो आप इनइक्वालिटीज दिखलाए तो बहुत ही गलत है। उन्होंने अपनी सोशल रिफॉर्मेशन लाया, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी किसी भी फॉर्म में, इन ऑल द फॉर्म्स, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो पहले जो था ना कि आप इस जाति के हो तो आपको यही ऑक्यूपेशन प्रोफेस करना है, ये इसका खात्मा हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, लोगों को नौकरियां मिलने लगी, लोगों ने इंडस्ट्री में काम करना चालू कर दिया, आईटी सेक्टर में जाने लगे, तो ये धीरे धीरे करके मिल डाउन होने लगा, ठीक है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा फैक्टर रहा है,
ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जातीय व्यवस्था पे, अगर आप देखिए हमारे विलेजेस बने हुए होते हैं, पर्टिकुलर जात, अगर आप अपने गांव में जाइए तो आपको पता चलेगा इधर जो कुछ एरिया है, हट जो ढेर सारे हट्स हैं, एक पर्टिकुलर जाति वाले ही लोग रहते हैं। इधर है तो कुछ यादव रहते हैं, इधर देखिए अपर कास्ट वाले रहते हैं, इधर भूमियार रहते हैं, इधर राजपूत रहते हैं, इधर ब्राह्मण रहते हैं, लाइक दैट। और ये जो आउटकास्ट है उसको आप देखिएगा फ्रिंज में रहते हैं, विलेज के फ्रिंज में, ठीक है, बाहर बाहर, ताकि उनको विलेज में न जाना पड़े। ठीक है, अर्बनाइजेशन में ये चीज खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? अब कौन पूछता है? अब शहर में आप आए हैं, आप कहाँ पूछने जाएंगे कि आप कौन जाति को? आप बताइए कि जैसे गांव में जो है कि उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, ठीक है। शहरों में कोई पानी पूड़ी के ठेला के पास जाता है, खड़ा होता है, अब पहले पूछता है क्या कि आप कौन से जाति के हो? पानी तो हाथ से देता है ना, पानी तो और लोग मांगते हैं एक्स्ट्रा, कोई पूछता है क्या? तो कुल मिला के जो चीज़ें थी पुरानी वाली बातें वो मेल डाउन हुई हैं, ठीक है। लिटरेसी बढ़ा, एजुकेशन पेनिट्रेट किया सोसाइटी में, लोग एजुकेटेड होने लगे, उनको पता चलने लगा कि जो हमारा जो सिस्टम जो सैंक्शन के द्वारा बनाया गया ना, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वर्ड का मतलब आप समझते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे अगर आपको मोबिलिटी बढ़ी हो, मिली हो, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब सपोज एक कोई मिस्टर एक्स हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, और उनको वो अपने अगर जातीय व्यवस्था के अनुसार देखें तो उनको सिर्फ नाली का सफाई करना है, बट उन्होंने अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करके बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या हुआ? उनका ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुआ और एक अभी उनका स्टेटस बढ़ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है। इससे क्या हुआ? और कुछ फैक्टर्स हैं, जाए लाइक गांव में जो जमींदारी प्रथा हमारी खत्म हो गई। जमींदारी प्रथा खत्म होने की वजह से क्या हुआ? इसके वजह से भी जो जातीय जो वो है ना व्यवस्था थी ना, ये ढीली पड़ी, ठीक है। नहीं तो जमींदार क्या है, सारे आउटकास्ट वाले को उधर बोले, ओए इधर नहीं आना है, इधर क्यों आ रहे हैं, उधर जाओ, ठीक है। खाली काम करवाएंगे, काम खेतों में काम करवाएंगे, बोलेंगे निकलो, क्योंकि सारे लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है, सारे के पास ज़्यादा लैंड था, ठीक है। बाकी लोगों को कोई और था नहीं, ऑक्यूपेशन था नहीं, बाद में तो खेत में काम करने आना है ना, समझ गए। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब फैक्टर्स की वजह से क्या कास्ट और कास्ट सिस्टम डिसअपियर हो गया, तो गलत है, ऐसा नहीं है। ब्रेक डाउन हुआ है बट अभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप अगर देखिएगा मोटे तौर पे तो आप इकोनॉमिक स्टेटस निकाल के देखिए, डिफरेंट हमारे जो सेंसस होते हैं, ठीक है, कास्ट सेंसस होते हैं, उसमें देखा जाता है कि इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जो ऊंचा वर्ग है उसमें लोग गरीब नहीं है, कुछ लोग गरीब हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो लोअर कास्ट उसमें कुछ अमीर नहीं है, अमीर हैं। परंतु जब आप एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे आप पर कैपिटा इनकम के बेस पे आप ग्रुप बनाइए, तो जो हाइयर रैंक है उसमें आपको अभी भी हाइयर कास्ट वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर अपर कास्ट ग्रुप के लोग हैं, समझ गए। तो इसका मतलब कुल मिला के अभी भी कंप्लीटली कास्ट सिस्टम या जो पुराना जो चलता आ रहा है उसका अभी अफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, राइट फ्रेंड्स। ओके, स्टिल इंटरकास्ट मैरिज जो होता है उसको अभी हेट किया जाता है, ठीक है, अभी भी आउटकास्ट का दर्जा दिया जाता है। अरे उसने उसके साथ शादी कर लिया, वो तो एक लाला थे और यादव की लड़की के साथ शादी कर ली, अरे यार ये क्या है, गांव वाले लोगों को इनवाइट करेगा, गांव वाले लोग खाने नहीं आएंगे, बोले हट तुम्हारे यहाँ कौन खाने जाएगा, तुम तो दूसरे जाति से विवाह कर लिया, ठीक है। अनटचेबिलिटी अभी भी देश के कोई कोने में आपको उसे घटनाएं मिलेंगी कि उसने उसका चापाकल से पानी पी लिया, हैंडपंप चला के पानी पी लिया, लोअर कास्ट वाले उसको डंडा लेके सुटाई कर रहे हैं अपर कास्ट वाले, ऐसा समस्याएं मिलेगी आपको सुनने को। हायर एजुकेशन में आप देखिए तो अभी भी अपर कास्ट का बोलबाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो जो कास्ट बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है, जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या सोचती, लाइक रिलीजन, इसमें भी यही सोच है कि कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। इनमें भी ये सोच है कि जो एक कास्ट के लोग हैं ना, वो नेचुरली एक सोशल कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और उन सब का इंटरेस्ट सेम है, जैसे रिलीजन में सोचा जा रहा था, ठीक है। और दे हैव सेम इंटरेस्ट, और वो दूसरे कास्ट के साथ वो इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ट्रिवियल हैं, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। सो कॉम्युनलिज्म
जो में आपने देखा रिलीजन बेसिस पे जो आपने देखा, उसमें भी जो आपने देखा, जो आपका बिलीफ है, इनफैक्ट उसको आप साबित नहीं कर सकते एक्सपीरियंस से। सच ए बिलीफ इज नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस से साबित नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एक हमें ऐसा सोच रखते हैं, हम ऐसा बिलीफ रखते हैं, बट साबित करके दिखलाइए। क्या एक कास्ट के जितने भी लोग हैं सबका एक ही इंटरेस्ट है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कितने गरीब, कितने अमीर, ठीक है, किसी का कोई और थिंकिंग, कोई और सोचना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर में व्यस्त है, कोई इंडस्ट्री में व्यस्त है, तो एक इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? सबका डिमांड अलग अलग है, सबका ज़रूरत अलग अलग है। हाँ, जो वोट बैंक जिनको चाहिए उनके लिए तो भाई कास्ट सिस्टम तो प्रॉपर एक तरह से समझिए जन्नत है। देखिए इमेज में राजपूत, कुर्मी, यादव सब अपना अपना जो पॉलिटिशियन लोग हैं, देखिए SC ST में देखिए चाबी लगाए हुए हैं। रामविलास पासवान जो अभी रहे नहीं दुनिया में, सब अपना अपना चाबी लगे, ये देखिए अपना वाले को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है, इसको आप पॉलिटिक्स में समझने की कोशिश करते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे हम 2 टर्म पढ़ने जा रहे हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। माइनर डिफरेंस है, बट आपको ध्यान से समझना होगा डिफरेंस को। कास्ट इन पॉलिटिक्स के वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, इलेक्शन के टाइम में दिमाग में रखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एरिया है ना, जहाँ पे फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उस एरिया में कास्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सा परसेंटेज किन का है। अगर सपोज देखेंगे कि यहाँ पे ये आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे ST वाले लोग ज़्यादा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी अपना कैंडिडेट किसको बनाएगी, ST को बनाएगी, ठीक है। वो अपने कैंडिडेट ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। और उस एरिया में आप देखिएगा जो अपील भी करते हैं ना, वो उन्हीं के बेसिस पे करेंगे, जातीय समीकरण को बना के ना, कास्ट सेंटीमेंट को बना के ना अपील करेंगे, ठीक है। वो सेम ही जो प्रचारक है, आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से कभी कभी इलेक्शन होती है ना, बच्चे लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा नेता लोग कैसे भाषण देते हैं। वो सेम ही नेता, उनका जो विचारधारा है ना, वो जगह के अनुसार बदल जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे अपर कास्ट वाले ज़्यादा हैं तो अपर क्लास के तरीके के बोलने लगेंगे, देखेंगे लोअर कास्ट वाले ज़्यादा हैं, वो उसके नज़रिए से बोलने लगेंगे। एक ही आदमी है बट उनका विचारधारा बदल जाता है। सोचिए कितना तेजी से उनका विचारधारा चेंज होता है। तो ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जानी जाती है कि पर्टिकुलर कास्ट को वो फेवर करते हैं। जैसे बिहार में RJD लोग बोलते हैं, यादव, जो यादव जाति हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा वो दिखाते हैं, प्रीजुडिस दिखलाते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को बताते हैं कि भाई हम यादव कम्युनिटी का हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, समझ गए ना। और एक कंसिस्टेंस इसके वजह से आता है। क्या कंसिस्टेंस आता है कि आप कैसे लो हैं, आप कैसे इंफीरियर हैं, और एक तरफ आएगा आप कैसे सुपीरियर हैं, आप कैसे अपर हैं। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब आप समझ गए, ठीक है। अब समझिए पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है, जब कास्ट में पॉलिटिक्स घुस जाती है, ठीक है। अब आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे कास्ट का कॉम्पोजिशन ये है, यहाँ पे OBC का जो परसेंटेज है, यहाँ पे जो यादव जो वोटर्स हैं वो 13% है। आपको पता है 13% में तो मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि आप अगर इनफैक्ट अगर आप चाहिएगा तो कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट करके कि हम भाई हम यादव के रिप्रेजेंटेटिव, हम सिर्फ यादव के लिए काम करेंगे। अगर सब, मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ ले रहा हूँ, ठीक है, RJD का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। RJD एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, ठीक है। वो अगर बोलेंगे कि मैं यादव का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, चलिए यादव के सारे वोट उनको मिल गए, तो उससे क्या होगा, उनको 13% ही मिला ना। 13% से क्या मेजोरिटी आती है। तो इसके लिए ना कास्ट में पॉलिटिक्स घुस जाता है। कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे घुस जाएगा, जो एक ग्रुप है जो अपने अगल बगल ग्रुप, जैसे यादव बोलेंगे भाई कोई कोयरी कास्ट है, कोई कुम्हार कास्ट है, ठीक है, कोई कहार कास्ट है। इस तरह के कास्ट बहुत सारे होते हैं। हम इंडिया में इतने डाइवर्सिटी है, ठीक है, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो यादव लोग होंगे बोलेंगे अरे हम सब एक ही हैं ऑलमोस्ट, आप टेंशन मत लो, हम सब तो एक ही हैं। हमारा जो इवन जो हिस्ट्री भी पढ़ के देखिए, हमारा बुक पढ़ के देखिए, हम सब तो एक ही हैं। अरे भाई साहब थोड़ा सा मन मुटाव हुआ कि हम थोड़े अलग अलग हो गए, हम आ जाइए, सब एक साथ आएंगे। तो क्या होता है ना, इसमें जो छोटे छोटे सब ग्रुप है ना, एक कंसोलिडेट हो जाते हैं, ये एक साथ आते हैं, क्योंकि वही तो वोट बैंक बनेगा। तभी तो नॉट ओनली वोट बैंक, तभी तो अपने पावर को एसर्ट कर पाएंगे, डोमिनेशन दिखा पाएंगे,
ठीक है, वो लोग करते 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 जानते क्या होता है, इसमें ना डोमिनेंट कास्ट उभर के आ जाता है। क्या आ जाता है? डोमिनेंट कास्ट उभर के आ जाते हैं, क्योंकि जो सब ग्रुप को मिला मिला के एफर्ट्स डालते डालते एक कास्ट उभर के आता है, वो हो जाएगा क्या? डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, और जो जो ग्रुपिज्म कैसे हो जाएगा? बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट। एक ग्रुपिज्म बन, ये फॉरवर्ड कास्ट वाले भी क्या सोचेंगे कि मैं भूमिहार हूं तो मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बोलूंगा, ब्राह्मण जाति वाले, भैया हम दोनों तो एक ही थे, भूमिहार ब्राह्मण एक ही होते थे। ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई अंतर तो है नहीं, हम दोनों तो इनफैक्ट शादी नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं, कोई रोकेगा भी नहीं, हम लोग एक ही तो थे पहले। अरे दो भाई थे, मनमुटाव हुआ थोड़ा, हमारे पास जमीन था तो हम भूमिहार बन गए, और जिनके पास जमीन नहीं था पूजा पाठ कराने में रह गए, क्या प्रॉब्लम है? एक ही साथ रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक का 9% है, एक का 11% है, तो परसेंटेज तो बहुत कम है ना, तो मिलेंगे नहीं। फिर वो बोलेंगे जो लाला हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे हम सब तो, अरे आप कलम से लिखते हैं, हम भी तो कलम से लिखते हैं, हम लोग तो पेन से मार करते हैं। ठीक है, तो भाई हम तो एक ही कास्ट वाले हैं, तो मिल जाते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, एक ग्रुपिज्म बन जाता है। ठीक है, बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट। ठीक है, एक दूसरे से कोलिशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बोला भाई हम सब एक दूसरे को एकोमोडेट करेंगे, जो प्रॉब्लम है अपने आप में देख लेंगे, और इस बार हम पॉलिटिक्स में आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पॉलिटिक्स इन कास्ट। हाँ बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो सब कुछ जब ऐसे हो रहा है, तो क्या कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है? आपको लग रहा होगा सब तो कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो क्या ऐसा फैक्ट है? ऐसा फैक्ट बिल्कुल नहीं है। सब होता है, चलता है, सब चलता होता हो, आपके समाज में भी चल रहा होगा, आपके घर में भी ऐसा सोच चल रहा होगा, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, जैसे रिलीजन का जो बेसिक नोशन था उसी में फॉल्ट था, हमारा इस सोच में ही फॉल्ट है कि सबका इंटरेस्ट एक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो फॉरवर्ड कास्ट वाले हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें सिर्फ ओनली फॉरवर्ड कास्ट वाले कैंडिडेट होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिजल्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा नहीं है जहां पे एक ही सिंगल कास्ट का मेजोरिटी आया, क्लियर मेजोरिटी नहीं, ऑलवेज थ्रू कोएलिशन। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही कास्ट वाले उनके कैंडिडेट हैं, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ऐसा अगर ऐसा होता तो सब पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा उस जगह पे, वो भी उनको पता है कि एक पर्टिकुलर रीजन से, जैसे पटना है, पटना से अगर पता चलेगा कि भाई यहाँ तो सिर्फ यादव ही जीतते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी यादव कैंडिडेट बना देंगे ना, तो क्या, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? आप ये समझिएगा। ठीक है, सो एक बात पक्की मैंने आपको बता दिया कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा पॉलिटिकल पार्टी कि मैं सारे जैसे अगर बीजेपी, अगर हम सोचने लगे कि यार बीजेपी तो सारे हिंदुओं का वोट ले ली, तो ऐसा सोचना गलत है। अभी हाल ही का जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसमें आप देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स में हम एक बेहतरीन डेमोक्रेसी हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ रिलीजन और कास्ट ही एक मुद्दा नहीं है, एक फैक्टर है। ठीक है, और भी फैक्टर उनके लिए जो ज़्यादा है, जो मजे लेते हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स, असली पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, उनको अपने देश के विकास में कुछ नहीं करना, वही इसके मजे लेते हैं, वही कम्युनलिज्म में ध्यान देते हैं, वही कास्ट का जो विकराल रूप को सामने उजागर करके लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जब लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट एक वोट बैंक है एक पर्टिकुलर पार्टी का, आप देख लीजिए क्या उस कास्ट वाले सारे उसको वोट करते हैं? हाँ, मेजोरिटी उसके फेवर में जा सकती है, ज्यादातर लोग जा सकते हैं, बट नॉट पूरा, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? सो द रूलिंग पार्टी एंड द सीटिंग एमपी और एमएलए फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। अगर ऐसा होता तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाता। अब मान लिया जाए कि अगर अपने कंट्री में अगर हम बोलेंगे कि बीजेपी को सारे हिंदुओं को वोट मिलता है, ठीक है, तो बीजेपी तो कभी हारेगी नहीं। बट ऐसा है क्या? हारते हैं, कैंडिडेट्स हारते हैं, क्लियर कट हारते हैं। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा हम ना जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स इन कास्ट है, इसका थोड़ा ना मेरिट और डिमेरिट समझ लेते हैं। इसका मेरिट क्या क्या हो सकता है, क्या एडवांटेज क्या क्या हो सकता है।
कुछ सिचुएशन में आप देखिएगा कुछ कास्ट का जो एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में, वो डिसएडवांटेज कम्युनिटी को एक स्पेस देता है, उनको आवाज़ प्रदान करता है, उनके आवाज़ को ऊपर आने का मौका देता है। मैंने आपको एक बात की शुरुआत की थी आरजेडी से, ठीक है। उन्होंने यादव करते करते फिर इंक्लूसन करते करते उन्होंने बोला कि वो सारे लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आप रियली में आप बिहार में देखिएगा जो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको आवाज़ प्रदान हुआ, ठीक है, उनको एम्पावरमेंट हुआ। ऐसा तो डेफिनेटली होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ, इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल लीडर बने, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए, ठीक है। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती रही है, एजिटेट करती रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये BR अम्बेडकर इसके लिए ही जाने जाते थे, ठीक है, किसी भी तरह का, क्योंकि उनको उनके ज़िंदगी में उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनको अपने स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया गया था, पानी पीने से मना किया गया था, उनके टीचर ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था। तो उन्होंने बताया लोगों को किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है और ख़त्म होना है। जो एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी है ना, डिग्निटी है ना, ये सब आप किसी का दबा नहीं सकते। सब लोग ह्यूमन बींग हैं, कैसे आप दबा सकते हैं, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं? जैसा रिलीजन में डिसएडवांटेज है, जब आप पॉलिटिक्स को कुल मिला के बोलिएगा इसका सिर्फ बेसिस या तो रिलीजन है या कास्ट है या यही दोनों सिर्फ इसके बेसिस है, तब आपकी डेमोक्रेसी हेल्दी नहीं रह जाएगी। और जो मेन मुद्दा है, जो प्रेसिंग सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, ये दब जाएगा। और ये होता है आजकल के जो हम इलेक्शंस देखते हैं, इसमें ऐसा होता रहा है। क्या होता रहा है? ये कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब बात कर रहे हैं, अरे वो फलाना इस कास्ट का है, हम तो इस कास्ट वाले वोट देंगे, हम रिलीजन वाले, हम हिंदू हैं, हम इनको वोट देंगे। वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम बोल रहे हैं कि भाई हम जो हमारा वेलफेयर देखेगा हम उसी को वोट देंगे। वेलफेयर वो भी कौन से मतलब है, जो हमारे रिलीजन को, खाली रिलीजन को सपोर्ट करेगा, उस बेस पे वोटिंग चल रही है। और जो मेन मुद्दा है उससे सब डाइवर्टेड है, कोई मेन मुद्दा पकड़ ही नहीं रहा है। भाई गरीबी खत्म होनी है, करप्शन खत्म होनी है, रैम्पेट करप्शन खत्म होनी है, डेवलपमेंट का असली मुद्दा है, रोड्स बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, स्कूल्स अच्छे बनने हैं, ठीक है। सारे के सारे प्राइवेट स्कूल ही अभी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे प्राइवेट स्कूल ही शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा शिक्षा मतलब प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल में क्या है? अच्छा शिक्षा, अच्छा पैसा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसके बारे में तो कोई सोच ही दे रहा है। तो इन सभी मुद्दाओं के लिए तो हम इलेक्शन में कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो डिसएडवांटेज है, ठीक है। कास्ट डिवीजन के बेसिस पे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। कास्ट में टेंशन, पथराव हो रही है, गोली बारूद चल रही है, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस। तो अगर कोई हम जो हमारे वीडियो जो देख रहे हैं, अगर कोई इसमें बिहार के हैं तो इस सबको मालूम होगा क्या होता रहा है बिहार में, कैसे मसाकरे होता रहा है, नरसंहार। एक दिन में 200 एक पर्टिकुलर कास्ट वाले को काट दिया गया, पूरा का पूरा गांव खत्म कर दिया गया। अगर आपने नहीं कभी सुना है तो अच्छा है, मत जानिए इसके बारे में, ठीक है। और आशा करिए कि आगे ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा कंट्री एक प्रफुल्ल डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है, एक सबसे सशक्त डेमोक्रेसी, और ऐसा ही चलता रहे, हम सब मजबूत होते रहें। सो कुल मिला के हम आ गए हैं वीडियो का एंड में, और आई होप कि मैंने अपना फुल जोश से, अपना फुल मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, फुल जोश के साथ मैंने आप सबको समझाने का कोशिश किया, प्रयत्न किया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक के बारे में, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ये चैनल नया चैनल है, ठीक है, नया चैनल है और मुझे ग्रो होना है। और अगर मैं ग्रो भी हो जाऊँगा तो आप सब याद रखिए कि मैं आपका ट्यूटर ही रहूँगा, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, ठीक है, आप मुझे दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को कीजिए शेयर, लाइक कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।